नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन क्लासरूम में आप लोगों का स्वागत है। आज आप मेरे साथ शुरू कर रहे हैं यूनिट 4 लेक्चर 1। ठीक है, उससे पहले इस यूनिट की कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में अपन 2-3 चीज़ें जान ले। प्री में इससे रिलेटेड लगभग 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इससे रहते हैं। 3-4 प्रश्न थोड़ी कठिन प्रकृति के रहते हैं जो बेसिक ज्योग्राफी अच्छी होने के बाद आते हैं। 3-4 प्रश्न जो है मैप पे बेस्ड रहते हैं। अगर उनकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है तो उनके आंसर आप कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन जो रहते हैं वो डायरेक्ट फैक्चुअल रहते हैं। अगर इस रामबाण बैच में प्री में अगर आप इस यूनिट को सीरियसली पढ़ते हैं तो मेंस के समय ज्योग्राफी आपका बहुत समय बचाएगी, क्योंकि आप यहाँ बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। जो मेरे विद्यार्थी साथी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप लोगों को रामबाण बैच ज्वाइन करना है। ये मिलेगा जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप पर। आप गुरुजी को वर्षों से जानते हैं, मैं आपके साथ एमपीपीएससी को लेकर काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। एक ट्रस्टेड कोर्स है जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स मतलब ई नोट्स जो आप मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज जिसमें कम से कम 50 एफएलटी मिलेंगे। अलग से भी ये कोर्स अवेलेबल है। बिना बात का अपन बात को यहीं समाप्त करते हुए लेक्चर शुरू करते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब हम किताब उठाते हैं या नॉर्मली क्लासरूम में पढ़ते हैं तो हमारी शुरुआत सीधी बिग बैंग थ्योरी से हो जाती है, और यहीं पे क्या होता है जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें छोटे छोटे होल बन जाते हैं जो आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, यूनिट 4 ज्योग्राफी के अंदर मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा कि आपको बेसिक समझने में दिक्कत आए। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी अधिक हो या कम हो, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। कैसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना, कैसे हमारी पृथ्वी आई। ठीक है, सबसे पहले हजारों साल से मानव के मन में इस पूरे ब्रह्मांड को लेकर आकर्षण रहा। उसने अपने मन में बहुत सारे विचार बनाए। धीरे धीरे मानव सांस्कृतिक बना, सभ्यतावान बना, धर्म का उदय हुआ। धर्म उदय के बाद क्या है, व्यक्ति ने धार्मिक मत अवधारणाओं के अनुसार क्या क्या इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। भारतीय संस्कृति में वैदिक संस्कृति जो है, जो आर्य कल्चर है, हमारे कल्चर के अंदर धार्मिक जो अवधारणा है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ठीक है, और उस विज्ञानवाद के अंदर मैं भी उसमें विश्वास करता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा ही कुछ है। जैसे आर्य धर्म में बताया गया है कि सर्वप्रथम आदिशक्ति उत्पन्न हुई, और आदिशक्ति की उत्पत्ति से क्या हुआ, इस सृष्टि में, इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि का पालन, इस सृष्टि का जो प्रलय, ये तीनों चीजें तय हुई। और इसके बाद आदिशक्ति की जो शक्ति है वो स्वर शक्ति ओम के रूप में गूंजने लगी, और जिससे इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो आज भी विद्यमान है। लेकिन धार्मिक मत अवधारणाओं के अलावा भी आगे धीरे धीरे भूगोल के बहुत सारे स्कूल्स थे, या भूगोल के बहुत सारे अलग अलग देशों में विद्वान थे जिन्होंने इस बारे में अपने प्रयास जारी रखे। अब पृथ्वी या सौरमंडल या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं को 3 भागों में रखा गया है। ठीक है, पहली अवधारणा है जिसको धार्मिक अवधारणा के रूप में हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब यहां से सबसे पहले हम लोगों को यह समझना जरूरी है ब्रह्मांड से पहले कि पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति क्या है, ताकि उससे आगे हम लोग बढ़ पाए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 प्रकार की अवधारणाएं आती है। पहली आती है चीर सम्मत या पारंपरिक अवधारणाएं, दूसरी आती है आधुनिक अवधारणाएं। जो चीर सम्मतकालीन अवधारणाएं हैं वो भी 2 प्रकार की है, जिन्होंने हमारे सौरमंडल में पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानी है। ठीक है, और एक भाग ऐसा है जिसके अंदर 2 तारों से इसकी उत्पत्ति या अधिक तारों से इसकी उत्पत्ति होना माना है। आधुनिक संकल्पनाओं में भी इन चीजों को देखेंगे। शुरू करते हैं अपन इस लेक्चर को। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समय समय में अनेक विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक जो उन्होंने हैं अलग अलग चीजें बताई। इसको 3 भागों में, जैसा मैंने आपको बताया कि धार्मिक मान्यता या सिद्धांत, आरंभिक वैज्ञानिक सिद्धांत, जिसमें एक तो है अद्वैतवाद मतलब एक तारे से उत्पत्ति, एक है द्वैतवाद मतलब 2 तारों से उत्पत्ति, और आधुनिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत में हमने देखा कि अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार से पृथ्वी का उदय माना गया, ईश्वर द्वारा ये रचित है। ठीक है, आरंभिक सिद्धांत है। अब यहां पे अपन शुरू होते हैं। आरंभिक सिद्धांतों में पहला नाम आता है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कास्ते दी बफन का। जो कास्ते दी बफन थे, उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपना वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किया था। अब उस समय यह होता था कि फ्रांस में कोई इनोवेशन हुआ है तो जस्ट उसके अगेंस्ट जाकर काम जर्मनी में होने लग जाता, एक दूसरे के एंटी। ठीक है, और ब्रिटेन एक और एंटी। ये तीनों में ऐसा था कि एक जगह कुछ हुआ तो दूसरा उसके अगेंस्ट कोई ना कोई थ्योरी लेके आएगा। और इसी संदर्भ पे पहला एक सैद्धांतिक स्वरूप जो है इमैनुअल कांट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अपनी
पूरी थ्योरी के अंदर पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में प्रकाश डाला, जिसको अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चीज हुआ। अद्वैतवादी संकल्पना, इसमें एक तारे का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी तथा सौरमंडल के सभी पिंड, ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह आदि की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, मतलब सूर्य से हुई। इसीलिए सूर्य को पितृ ग्रह भी माना जाता है, पिता भी माना जाता है। ठीक है, मतलब सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से, मतलब हमारे सौरमंडल के पिता कौन है? सूर्य। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में जो अपन ने देखा वो क्या देखा कि पहली बार वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? कास्तेदी बफन। बफन जो है वो कौन से थे? फ्रेंच भूगोलवेत्ता। ठीक है, और इन्हीं परिकल्पनाओं में आगे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो सिद्धांत का नाम लेगा और आपको ऑप्शन देगा। हालांकि इतना डीप से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान कास्तेदी बफन ने अपना मत दिया। इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य में एक बड़े पिंड को टकराने से, सूर्य के टुकड़े हुए जो खंड है उन खंडों के मिलने से हुआ है। इसके बाद इमैनुएल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना दी। इन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना में बताया, ये जर्मन दार्शनिक थी, इस पे बात हुई, 1755 में ये प्रस्तुत हुई। इस सिद्धांत को गैसीय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में उन्होंने आधार लिया था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को। इनके अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में देव निर्मित छोटे छोटे पदार्थ थे, जिन्हें आद्य पदार्थ कहा है। मतलब इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं कि इमैनुएल कांट ने बताया कि चारों तरफ बहुत सारे देव निर्मित पदार्थ, ईश्वर द्वारा निर्मित पदार्थ बिखरे हुए पड़े थे। धीरे धीरे ये एक दूसरे से आकर्षित होने लगे, चिपकने लगे, उनमें ताप की वृद्धि होने लगी, प्रेशर बढ़ने लगा और धीरे धीरे पिंडों का निर्माण होने लगा। एक प्रकार, एक सामान्य प्रकार की थ्योरी को इन्होंने दिया। हालांकि इस थ्योरी में बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पहला प्रयास माना गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले कास्तेदी बफन, सबसे पहला बड़ा प्रयास इमैनुएल कांट का। इस कारण से इसको थोड़ा सा माना जाता है। आपको याद करने लायक चीज इतनी सी ध्यान रखनी है, वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी है? इमैनुएल कांट ने। इसके बाद आता है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, नेबुला थ्योरी। यहाँ पे निहारिका या नेबुला जो है, इनको ग्रहों का गर्भ भी कहा जाता है। मतलब ग्रह जन्म लेते हैं, कहाँ लेते हैं? निहारिकाओं में, इसलिए निहारिका को कहा जाता है ग्रहों के गर्भ। लाप्लास ने भी अपनी, ये फ्रांसीसी विद्वान थे, 1796 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इनके अनुसार आरंभ में ब्रह्मांड में एक तप्त एवं गतिशील गैसीय पिंड था, जिसका नाम उन्होंने निहारिका रखा। उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसमें जो निहारिका जैसे जो पिंड है वो पिंड विद्यमान थे, और इन पिंडों के विद्यमान होने से इन्हीं में से क्या हुआ, आगे आपका जो सौरमंडल और हमारी जो पृथ्वी उसका निर्माण हुआ। द्वैतवादी संकल्पना, इसके बारे में अपन देख लेते कौन कौन क्या है। इसे द्वितारक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह एवं उपग्रहों का निर्माण सूर्य के साथ एक या एक से अधिक तारों के सहयोग से हुआ। ये कैसे? इस सिद्धांत की इस श्रेणी में आने वाले लोगों ने मेनली इस प्रकार से बताया कि एक सूर्य था, उसके पास से एक तारा गुजरा या एक दूसरा सूर्य गुजरा। इससे क्या है, सूर्य की तरफ आकर्षण उत्पन्न हुआ और सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर आया। वो पदार्थ दूसरे तारे के साथ नहीं जा पाया और इस कारण से वो पदार्थ इसी सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने से हमारे पास अलग अलग ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह प्राप्त हुए। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहला इसमें आता है चैम्बरलेन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। ये ग्रहाणु नहीं है, ग्रहाणु है, ग्रहाणु परिकल्पना जो 1904 में प्रस्तुत हुई थी। इसके अलावा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इस संकल्पना के अनुसार ग्रहों के निर्माण से पूर्व सूर्य ठोस कणों से निर्मित एक चक्राकार एवं शीतल तारा था। कालांतर में सूर्य के नजदीक एक विशालकाय तारा गुजरा, जिससे सूर्य की सतह से कई असंख्य छोटे कण बाहर आ गए, जिसे चैम्बरलेन ने ग्रहाणु कहा और इन्हीं ग्रहाणुओं से क्या हुआ, ग्रह बने। ठीक है, जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, ये परिकल्पना इस क्षेत्र में उस समय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे लंबे समय तक मान्यता प्राप्त रही, क्योंकि जेफरीज और जेम्स जीन्स है, उन्होंने बताया था एक सूर्य, अपना जो सूर्य है वो इसी प्रकार से था, एक अन्य जो पूरे ब्रह्मांड से कहीं से आया हुआ सूर्य था वो इसके पास से गुजरा और इससे हमारे सूर्य में क्या हुआ, एक ज्वार उत्पन्न हुआ, टाइड्स आए और वहां से एक फिलामेंट मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ निकला। वो दूसरे तारे की तरफ जा पाता, दूसरे तारे की ओर जा पाता, उससे पहले वो तारा आगे निकल गया अपने मार्ग पे और ये फिलामेंट सिगार के आकृति में निकला था। शुरू में आकर्षण ज्यादा था तो मोटा, फिर धीरे धीरे आकर्षण खत्म होता गया तो पतला, और इसी प्रकार से ग्रहों की निर्माण हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा कि ज्वारीय परिकल्पना किसने दी है, जेम्स जीन्स व जेफरीज ने। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, जिसको बाद में जेफरीज महोदय द्वारा 1929 में, मतलब सबसे पहले जेम्स जीन्स ने दी है, उसके बाद कुछ समय बाद जेफरीज ने इसमें कुछ संशोधन करके इसे प्रस्तुत किया। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना,
ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्वितारक परिकल्पना में इन्होंने बताया कि भाई हमारे जो सौर मंडल है उसका निर्माण एक तारे से ना होकर दो तारे से हुआ है, ठीक है, उनके आपस में टकराने से हुआ है, ठीक है। होयल व लिलिटन की सुपरनोवा परिकल्पना कि जो हमारा सूर्य उसमें महाविस्फोट हुआ है अन्य तारे की अतिक्रमण के कारण, उसके कारण से। ओटो शिमडे की अंतर तारक धूलय परिकल्पना, ठीक है, ये एक रूसी विद्वान थे, इन्होंने बताया था कि हमारा जो सौर मंडल है उसके अंदर बहुत सारे धूलकण व्यक्त थे। जो इमैनुएल कांट है उनके सिद्धांत को थोड़ा सा विज्ञान के आधार पे ओटो शिमडे ने बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, होयल व लिलिटन की कौन सी है, सुपरनोवा परिकल्पना, यही बस महत्वपूर्ण है। अंतर्धूली परिकल्पना जो है वो किसकी है, ओटो शिमडे की। अब रूसी वैज्ञानिक ओटो शिमडे ने सौरमंडल से संबंधित अपना सिद्धांत 1943 में दिया। इनके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूलकणों से हुई है। अब आ जाती बात आधुनिक सिद्धांतों की, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जिन मतों, संकल्पनाओं और सिद्धांतों का विकास हुआ उन सभी को आधुनिक सिद्धांतों की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब 1945 के बाद जो भी थ्योरीज आई उन्हें आधुनिक की श्रेणी में रखा गया है। अब इसके अंदर जो थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी है, बेल्जियम के जो पादरी थे जॉर्ज लेमेंटर, उनका बिग बैंग सिद्धांत, ये भी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटर ने। ये बेल्जियम के पादरी थे, रेडियो पे कुछ तरंगे उनका अध्ययन कर रहे थे, उनके अध्ययन के द्वारा इनके दिमाग में विचार आया और इन्होंने अलग अलग वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों के आधार पर एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसे कहा जाता है बिग बैंग। और आज भी सबसे ज़्यादा मान्यता बिग बैंग थ्योरी को ही दी जाती है कि लगभग ब्रह्मांड का जो हमारी स्थापना है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो इसी प्रकार से हुई है। इसके बाद एक सिद्धांत एलन गुथ का जो स्पीति सिद्धांत है वो भी आता है। E.M. डोबेस्वेस्की जो है उन्होंने सूर्य द्वितारक संकल्पना दी है, ठीक है, ये रशियन विद्वान थे। लेकिन इसमें मेनली हम जो बात करेंगे वो बिग बैंग थ्योरी पे ऊपर करेंगे। बिग बैंग सिद्धांत पहली बात किसने दिया, बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर, पादरी थे। कब दिया, 1950 से 1960 में। इस सिद्धांत को 1972 में सत्यापित भी किया गया। इससे जो भी इन्होंने चीज़ें उपयोग करी थी तो 1972 में इसे मान्यता दी गई कि हाँ ये लगभग ठीक है। इन्होंने बताया कि 13.7 अरब वर्ष पर हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई। कैसे हुई इस बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ड्राइंग करके समझाना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने बताया कि एक ईश्वरीय कण मौजूद था जो आकार में छोटा था। इसको इन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण। हिंदी में इसको बोलेंगे ईश्वरीय कण। बाद में इस कण पर बहुत ज़्यादा खोजबीन हुई और इसके बारे में विशिष्ट दर्शन जो रखा था वो रखा था हिग्स और बोसान महोदय ने। इस कण से हिग्स बोसान कण भी कहा जाता है। इससे यह आकार में भले ही छोटा था लेकिन ऊर्जा का अनंत स्रोत था और धीरे धीरे ये घनीभूत हो रहा था, सिकुड़ रहा था। सिकुड़न की जब सीमा समाप्त हो गई तो इसमें एक विस्फोट हुआ और उससे अनंत ऊर्जा बिखरने लगी। इस अनंत ऊर्जा का जो है ऊर्जा स्वरूप है उसके साथ साथ ही धूलकण, अनेक गैसें, इनका निर्माण हुआ, ठीक है, और ये बिखरने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ, इनसे जो कण छिटके वो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह जाके इकट्ठे होने लगे और घूमने लगे और फैलने लगे। वापस जो प्रक्रिया इसमें हुई थी घनीभूत होने की या संपीड़ित होने की, यही प्रक्रिया इनमें होने लगी जिन्हें आकाशगंगाओं के नाम से जाना गया। फिर एक सीमा समाप्त होने के बाद इनमें विस्फोट हुआ, छोटे छोटे विस्फोट हुए जिन्हें स्मॉल बैंग कहा गया, छोटे विस्फोट कहा गया। और इससे क्या हुआ, अलग अलग तारे बने, पिंड बने। इनमें भी कुछ विस्फोट हुए जिससे क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के जैसे भी आप तत्व देखते हैं, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, ऐसी चीजें। तो ये पूरा बिग बैंग थ्योरी है। इसमें याद रखने वाली बात है, ये किसने प्रस्तुत की थी, बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटर। सबसे ज्यादा विश्वस्त अभी तक इसी को माना जाता है। इन्होंने उत्पत्ति ब्रह्मांड की जो बताई वो किससे बताई, गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण से बताई। इस कण को और क्या कहा जाता है, हिग्स बोसान कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। ठीक है, यहां तक बातें हो गई। अब एक बार इस लेक्चर में अपन वापस रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के कौन कौन से मेन फैक्ट हैं उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी, सौर मंडल और ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति में अनेक सिद्धांत रहे। इसमें धार्मिक मान्यताएं,
ठीक है, द्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना देखी। सबसे पहली बार वैज्ञानिक रूप से किसने ये चर्चा शुरू की थी, किसने ये बात बताई थी कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति एक विशेष प्रकार से वैज्ञानिक रीति रिवाज से हुई है? तो कास्ते दी बफन। इस बारे में पहली थ्योरी कौन सी मानी जाती है? तो इमैनुएल कांट की वायव राशि परिकल्पना। फिर इसके बाद फेमस थ्योरी आती है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। फिर अगला फैक्ट आता है निहारिका को क्या कहता है? तो जो ग्रह हैं उनके गर्भ भी कहा जाता है। उसके बाद जो मेन आती है चैम्बरलिन और मोल्टन जो है उनकी ग्रहाणु परिकल्पना। फिर उसके बाद आती है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जो बाद में जेफरीज ने संशोधित की थी। इस कारण से इसे जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना भी कहते हैं। एक और एग्जाम में जो पूछी गई है और इस कारण से वो इंपॉर्टेंट भी है, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा में पूछी गई है, ओटो शिम्ड की अंतःधूलि परिकल्पना। ठीक है, और आधुनिक सिद्धांत है उसमें बहुत सारे हैं, जैसे जो गुथ हैं उनकी है, स्पीति सिद्धांत, बहुत सारे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी? बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने दी। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक ईश्वरीय कण था जिसे गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान कहा गया। इसमें महाविस्फोट हुआ जिससे क्या आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। फिर इन्हीं आकाशगंगाओं में छोटे विस्फोट हुए जिससे सौरमंडल, सूर्य, तारे वगैरह जो भी हैं, ठीक है, दूसरे ग्रह हैं, उनके निर्माण हुए, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसे सत्यापित कब किया गया? तो 1972 में इसे सत्यापित कर दिया गया। सबसे ज़्यादा मान्यता या प्रचलित भी यही है। ठीक है, हमारी सबसे जो पावरफुल कोर्स जो मैं मानता हूँ रामबाण बैच के साथ साथ MPPSC प्री को लेके हमारी टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको लगभग मिलेंगे 50+ फुल लेंथ टेस्ट। उसके अलावा भी बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, लेकिन ये फुल लेंथ टेस्ट वैसे जो एग्जाम में आते हैं 250+ टॉपिक टाइप जो टेस्ट हैं वो भी रहेंगे। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अलग अलग अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ परचेज कर सकते हैं। 470 रुपये केवल इसका मूल्य है। ये आपको मिलेगी GLCIS MPPSC ऐप पर। जिन बच्चों ने 2021 प्रारंभिक परीक्षा में हमारी रामबाण जो टेस्ट सीरीज थी उसको फॉलो किया था, लगभग 70% क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज थे, जिसके प्रमाण मैंने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, और बच्चे खुद प्रमाण हैं। तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो पूरा रामबाण बैच ज्वाइन करें। लगभग 1500 रुपये के आसपास उसकी कॉस्ट है। और अगर आपको लगता है कि केवल टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो केवल वो भी उपलब्ध है। अगर आपको ई नोट्स की आवश्यकता है जो आपको एक बेसिक कंटेंट प्रोवाइड कराए, तो वो भी हमारे ऐप पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।